मॉर्निंग। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जी इज़ टू द राइट ऑफ डी। जी जो है डी के राइट नहीं होता, लेफ़्ट राइट क्या होता है देख लीजिए। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। सॉरी या जी इज़ टू द राइट ऑफ डी। जी डी के राइट में बैठा हुआ है। आर टू द लेफ्ट ऑफ बी। और जी जो है डी के राइट में बैठा है और बी के लेफ़्ट में बैठा है। ये लेफ़्ट राइट है, बी के लेफ़्ट में ये बैठा हुआ है, ठीक है। फिर ए इज़ ऑन द राइट ऑफ सी। ए इज़ ऑन द राइट ऑफ सी। अब ये लेफ़्ट राइट है, ए सी के राइट में बैठा हुआ है। ए एंड डी हैव वन चिल्ड्रन। ए और डी, जैसा कि डी की पोजीशन में पता लगा, डी जी बी तो क्लियर हो गया था हमें कि डी जी बी ऐसे सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, डी और ए के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो डी और ए के बीच में एक गैप छोड़ देंगे। और कह रहा है कि जो ए है, ए इज़ ऑन द राइट ऑफ सी। ए जो है सी के राइट में बैठा है, तो जाहिर सी बात है सी इधर होगा और उसका राइट ये है, तो सी के राइट में ए बैठा हुआ है। तो ए और डी के बीच में एक गैप है, तो वो हम बाद में देख लेंगे कौन सा गैप है। ई और बी के बीच में दो बच्चे बैठे हुए हैं, और हमें पता है कि ई और बी के बीच में दो बच्चे, बी की पोजीशन हमें पता है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा। देख रहे हैं हम दो बच्चे इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो ई और बी के बीच में दो बच्चे बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है कि डी एंड एफ हैव टू चिल्ड्रन। डी और एफ़ के, फिर एफ़ ही बचा है तो एफ़ ही यहाँ हो जाएगा। डी और एफ़ के बीच में दो बच्चे बैठे हैं। हो सकता है आपको 3-4 बार ये पज़ल सॉल्व करनी पड़े, थोड़ी सी ट्रिकी है बट हल हो जाएगी इजीली। अगर आप प्रैक्टिस में है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं पज़ल्स की, तो बहुत इजी है। थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और लेफ़्ट राइट, अगर आप बिगिनर हैं तो लेफ़्ट राइट ये देख लीजिए। अगर 7 लोग बैठे हैं तो ये लेफ़्ट राइट ये पोजीशन चलती रही पूरी, ये लेफ़्ट राइट। और अगर राइट लेफ़्ट क्या रहा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ये राइट इधर जाएगा और ये लेफ़्ट पूरा इधर जाएगा, और इसमें राइट इधर जाता है और ये लेफ़्ट इधर जाता है। तो लेफ़्ट राइट में राइट पूरा इधर जाएगा और ये लेफ़्ट इधर जाएगा। ये मैं उस पोजीशन में बता रही हूँ जब कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ होता है। मान लीजिए ए बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ए का पूरा लेफ़्ट ये है और ये राइट ये है। ये लेफ़्ट राइट की कंडीशन है अगर लेफ़्ट राइट की बात हो रही है। और अगर राइट लेफ़्ट की बात हो रही है तो मान लीजिए ए बंदा यहाँ बैठा है, तो ए का ये पूरा राइट इधर होगा और ए का पूरा लेफ़्ट इधर होगा। अगर कहे कि बंदा जो है राइट लेफ़्ट में बैठा है, मतलब उसके राइट, अगर सब लोग ऐसे बैठे हैं, उल्टे बैठे हुए हैं, अगर ये बोला जाए कि सब लोग उल्टे बैठे हुए हैं तो ये राइट लेफ़्ट चलेगा। और अगर बोला जाए कि लेफ़्ट राइट और कुछ ना बताया जाए तो भी लेफ़्ट राइट। अगर कुछ ना बताया, अगर ये ना बताया जाए कि सब लोग उल्टे बैठे हुए हैं, किसी में बताया, हमेशा सब में बताया रहता है कि अगर पूरी पंक्ति में लोग राइट लेफ़्ट देख रहे हैं, मतलब उल्टा देख रहे हैं, उल्टी दिशा में बैठे हुए हैं, उल्टे डायरेक्शन में बैठे हुए, बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। जैसे कि ये सर्किल आपने बना लिया सर्किल, और जब कहें कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, मतलब राइट लेफ़्ट बैठे हुए हैं, राइट बाहर की ओर। जैसे कि वो गोल में सम्मेलन जब होता है कुर्सी वाला, जो महात्मा गांधी के समय हुआ था। अब ये क्या है, लोग उल्टे बैठे हैं, केंद्र से बाहर बैठे हैं, तो राइट लेफ़्ट बैठे हैं, बाहर की तरफ मुँह कर, मतलब कुर्सी इनकी कुछ इस तरह ये रखी है, केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये बाहर देख रहे हैं, ये इधर मुँह करके बैठे हैं, इस तरफ मुँह करके दें, तो राइट लेफ़्ट, ये राइट लेफ़्ट बैठे हैं, मैडम उल्टी दिशा में बैठे हुए हैं, ये कुर्सियाँ इनकी बाहर की तरफ रखी हुई। और जब कहे कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये केंद्र का सेंटर पॉइंट हो गया केंद्र की तरफ, तो ऐसे देखेंगे, ये फिर इस तरफ देखेंगे, ऐसे वो लेफ़्ट राइट हो जाएगा। जब ये कहेंगे कि हम केंद्र की ओर देख रहे हैं, अगर कहें कि जो 8 लोग बैठे हुए हैं, जो 8 लोग बैठे हैं वो सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इस तरफ देखेंगे और ये हो जाएगा कुल मिला के लेफ़्ट राइट हुए, मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं। और कहें केंद्र से बाहर देख रहे हैं तो समझ जाइए कि उनकी कुर्सियाँ बाहर की तरफ लगी हुई, मतलब राइट लेफ़्ट, वो सभी बाहर की तरफ देख रहे होंगे, तो राइट लेफ़्ट बैठाना है आपको। तो मतलब लेफ़्ट इस तरह चलेगा यहाँ से, और राइट ये पूरा ऐसे राइट चलेगा, ऐसे ये राइट यहाँ से। अगर यहाँ पे ए बंदा बैठा है तो इसका लेफ़्ट ये पूरा ये होगा और राइट ये पूरा ये होगा। और अगर लेफ़्ट राइट कह रहा है, लेफ़्ट राइट तो मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इस वाले का, तो ये लेफ़्ट ऐसे चलता जाएगा, ऐसे लेफ़्ट चलेगा, फाइन, और राइट ऐसे चलेगा।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा क्लियर, और पूरा क्लियरिटी के साथ आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह की पजल्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर, लॉ, कॉमर्स, जिन्होंने MBA कर रखा है, MBA में स्केल 1 2 3, बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, बहुत ही बिगर पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर डायरेक्ट सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये आपको स्केल 1 2 3 का फार्म भरना है। कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप सेकंड स्केल का, थर्ड स्केल का भी फार्म भर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस, कभी कभी ये बाहर का एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं, जैसे कि लॉ वालों के लिए स्पेशली क्या मांगते हैं, ये लॉ की डिग्री प्लस कभी 3 साल का एक्सपीरियंस, कभी 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रॉपर आप प्रैक्टिशनर हों, हाई कोर्ट में हों, और तो कभी 2 साल का एक्सपीरियंस, कभी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे। एज ए वर्किंग लॉयर हो, मतलब प्रैक्टिशनर हो आप, वो मांगते हैं, आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। और कभी कभी उससे भी ज़्यादा सेकंड थर्ड स्केल के लिए 5 से 7 साल की प्रैक्टिस भी मांगते हैं। तो आपको ये आपका सिर्फ ये रिटन एग्ज़ाम निकालने पर और आपके अनुभव के बेस्ड पर सिर्फ आपका इंटरव्यू और एक ये रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन अब जो है प्री भी होने लगा है, पहले प्री नहीं होता था, पहले डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम होता था, स्केल 2 का, स्केल 3 का, प्री एग्ज़ाम नहीं होता था पहले। अब प्री भी होता है, तो आपके हो गए 3 एग्ज़ाम। पहले आप प्री क्लियर करिए, प्री क्लियर करने के बाद आप मेंस दीजिए इसी में, और मेंस देने के बाद आप देंगे इंटरव्यू। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, इस तरह की बड़ी पोस्टों पर आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं। लॉ की फील्ड में आप देख रहे हैं तो कभी कभी 2 से 3 साल, कभी कभी 5 से 7 साल का भी अनुभव मांगते हैं एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए लॉयर इन एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप एज ए लॉयर वर्किंग हो, या फिर हाई कोर्ट में भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, और आपकी प्रैक्टिस 3 साल, 5 साल, 7 साल की हो गई, तो उस हिसाब से आपको सेकंड थर्ड स्केल के लिए भी रिक्रूट किया जाता है। अगर आप बैंकिंग में लॉ ऑफिसर की जॉब देख रहे हैं स्केल 2, स्केल 3, तो आप रिक्रूटमेंट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं और क्या क्या वरीयताएँ वो देते हैं और क्या क्या उन्होंने उस स्पेसिफिक जॉब के लिए मांग रखा है। ये बहुत अच्छी जॉब है, और अगर आप दिल लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चय जानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। थैंक यू।